आज हम चर्चा करेंगे सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड्स, जो काफ़ी ज़्यादा आजकल सुर्खियों में रहा है। हाल ही में सरकार ने सॉवरेन ग्रीन बॉन्ड जारी करने की योजना बनाई है। यह कार्बन तटस्थता यानी कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त करने की दिशा में आरंभ की गई एक तरह की पहल है। ग्रीन बॉन्ड के बारे में अगर हम चर्चा करें तो ग्रीन बॉन्ड निश्चित आय वाले वित्त लिखित या साधन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनका उपयोग सकारात्मक पर्यावरणीय या जलवायु संबंधी लाभ प्रदान करने की परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु किया जाता है। ये नियमित रूप से जारी किए जाने वाले किसी भी अन्य बॉन्ड की तरह ही होते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर केवल यह है कि इनके माध्यम से निवेशकों से जुटाई गई धनराशि का उपयोग विशेष रूप से ऐसी परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किया जाता है जिनका सकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होता है, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा, पर्यावरण अनुकूलन भवन इत्यादि। पिछले कुछ समय से ग्रीन बॉन्ड की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है। यह मुख्य रूप से निवेशकों द्वारा सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश की प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित होने के कारण है, न कि पारंपरिक बॉन्ड की अपेक्षा अधिक जोखिम उठाकर अधिक प्रतिफल प्राप्त करने की संभावना के कारण है। पिछले कुछ समय से ग्रीन बॉन्ड की लोकप्रियता काफ़ी बढ़ती जा रही है। यह मुख्य रूप से निवेशकों द्वारा सामाजिक रूप से जिम्मेदार निवेश की प्रक्रिया को अपनाने के लिए प्रेरित होने के कारण है, न कि पारंपरिक तौर पर। कोई भी संगठन जैसे सरकारें, निगम, वित्त संस्थान ग्रीन बॉन्ड को जारी कर सकते हैं। अब हम ग्रीन बॉन्ड के लाभ के बारे में चर्चा करते हैं। यह स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है। ग्रीन बॉन्ड का उद्देश्य ऊर्जा के पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों के स्थान पर नवीन संसाधनों को अपनाने की ओर कदम बढ़ाना है। साथ ही इसका उद्देश्य भारत के आर्थिक विकास के लिए स्वच्छ ऊर्जा को अपनाने के उपाय पर ध्यान केंद्रित करता है। ग्रीन बॉन्ड विशेष रूप से निम्नलिखित विषयों पर केंद्रित परियोजनाओं का वित्त प्रदान करते हैं: ऊर्जा दक्षता, प्रदूषण की रोकथाम, संधारणीय कृषि, मत्स्य वानिकी, जलीय और स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा, स्वच्छ परिवहन, स्वच्छ जल और संधारणीय जल प्रबंधन। अगला लाभ है संधारणीयता। ग्रीन बॉन्ड्स ऐसे निर्दिष्ट बॉन्ड हैं जिनका उद्देश्य संधारणीयता को बढ़ावा देना, जलवायु से संबंधित या अन्य प्रकार की विशेष पर्यावरणीय परियोजनाओं का समर्थन करना है। ये पर्यावरण अनुकूलन, प्रौद्योगिकी के विकास और जलवायु परिवर्तन के नकारात्मक परिणामों का शमन करने वाले प्रयासों को भी वित्त पोषित करते हैं। अगला लाभ है लंबी अवधि की निधियाँ। ग्रीन बॉन्ड का बाजार वैश्विक रूप से अगर देखा जाए तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे भारत को प्रतिस्पर्धी दरों पर लंबी अवधि की निधियाँ प्राप्त करने में मदद मिलेगी। नेक्स्ट लाभ है जारीकर्ता अपनी पर्यावरणीय अनुकूलन परिसंपत्तियों व्यवसाय की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं। वे अपने मार्केटिंग के पक्ष में एक सकारात्मक छवि का निर्माण कर पाते हैं। इन्हें विभिन्न प्रकार के निवेशक भी प्राप्त हो जाते हैं। अगला लाभ है कर प्रोत्साहन। ग्रीन बॉन्ड्स पर करों से छूट और टैक्स क्रेडिट जैसे कर प्रोत्साहन प्राप्त हो सकते हैं, जिससे वे कर योग्य बॉन्ड की तुलना में अधिक आकर्षक निवेशक बन सकते हैं। अगला लाभ है अप्रयुक्त क्षमता। उभरते बाजार में चीन के बाद भारत का बाजार विश्व में दूसरा सबसे बड़ा बाजार है, लेकिन भारत का ग्रीन बॉन्ड बाजार चीन के ग्रीन बॉन्ड बाजार के आकार के 10वें हिस्से से भी कम है। इससे यह पता चलता है कि देश में बड़ी मात्रा में ग्रीन बॉन्ड बाजार की अप्रयुक्त क्षमता मौजूद है। अब हम ग्रीन बॉन्ड से उत्पन्न होने वाले कुछ चुनौतियों यानी कुछ चैलेंजेस के बारे में चर्चा करते हैं। पहला है सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग। भारत की वर्तमान सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग यह संकेत करती है कि अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई ग्रीन बॉन्ड्स को अपनी साख में बढ़ोतरी करने की आवश्यकता होगी। ग्रीन बॉन्ड्स की मांग और इससे प्राप्त होने वाले प्रतिफल यानी रिटर्न को देश के बॉन्ड बाजार की मजबूती पर निर्भरता को समाहित करेंगे। अगली चुनौती है नियामक तंत्र की अनिश्चितता। नियामक तंत्र से जुड़ी अनिश्चितता उन स्थितियों को भी उत्पन्न करती है जहां नियामक तंत्र द्वारा एक तरफा निर्णय लेकर टैरिफ को संशोधित कर दिया जाता है या आवंटित निविदाएं रद्द कर दी जाती हैं। अगली चुनौती है ग्रीन वॉशिंग। जब किसी संगठन के उत्पाद, उद्देश्य या नीतियों को पर्यावरण के अनुकूल रूप में प्रस्तुत करने के लिए भ्रामक रूप से प्रचार प्रसार किया जाता है तो उसे ग्रीन वॉशिंग कहा जाता है। इसे विशेष रूप से आप लोग याद रखिएगा। अगली चुनौती है पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने का कोई एक वैश्विक मानक या सभी देशों के द्वारा मान्यता प्राप्त कोई कानूनी परिभाषा उपलब्ध नहीं है। बाजार के मानदंड स्वैच्छिक अनुपालन के आधार पर निर्धारित होते हैं। इसलिए निश्चय के साथ यह कहना कठिन होता है कि जो बॉन्ड जारी किए जा रहे हैं वे वास्तव में ग्रीन बॉन्ड हैं या नहीं। इसलिए विभिन्न प्रकार के ग्रीन बॉन्ड की पर्यावरण के प्रति अनुकूलता के विषय में संशय बढ़ता जा रहा है। अगली चुनौती है
उधार लेने की लागत और सूचना विषमता। ग्रीन बॉन्ड जारी करने की लागत भारत में आमतौर पर जारी किए जाने वाले अन्य बॉन्ड्स की तुलना में अधिक रही है। भारत पीएटी यानी परफॉर्म एचईओ ट्रेड और आरपीओ यानी नवीकरणीय खरीद दायित्व जैसे विभिन्न रिपोर्टिंग तंत्रों के माध्यम से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन की निगरानी करता है। लेकिन कई अन्य देशों में अपने जलवायु अनुकूलन वित्त पोषण पर नज़र रखने के लिए इस तरह की राष्ट्रीय स्तर पर मापन, रिपोर्टिंग और सत्यापन करने वाली संस्थाएं इस तरह की व्यवस्था नहीं प्रदान करती हैं। अगली चुनौती है बाजार अवसंरचना का विकास। घरेलू बाजार के बड़े आकार और अभी तक पर्यावरण अनुकूलन उपकरणों की बहुत कम भागीदारी को देखते हुए बाजार की अवसंरचना का विकास किए जाने की आवश्यकता है। अब हम ग्रीन बॉन्ड के कालक्रम की चर्चा करते हैं। 2007 में पहला ग्रीन बॉन्ड यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक ने जारी किए थे, जिनका मूल्य 807.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। अगला ग्रीन बॉन्ड 2014 में यूके में बिलेट्रिक सोलर नामक पहला प्रमाणीकृत जलवायु ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। भारत ने 2015 में येस बैंक ने भारत का पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया था। इसे वर्ष 2019 तक 5 गीगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के वित्त पोषण हेतु कार्यक्रम के एक भाग के रूप में जारी किया गया था। 2016 में पोलैंड द्वारा पहला ग्रीन बॉन्ड जारी किया गया। 2021 में गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को जारी कर उससे धन जुटाने और उसे अधिसूचित करने की घोषणा की। अब आगे की राह क्या हो सकती है? पहला तो लागत में कमी किया जाए। भारत में ग्रीन बॉन्ड जारी करने की लागत आमतौर पर उच्च रही है, इसलिए ग्रीन बॉन्ड जैसे पैसा जुटाने की लागत में किसी भी प्रकार की कमी करके उन्हें परियोजनाओं विकासकर्ताओं के लिए आकर्षक बनाया जा सकता है। अगली राह ये हो सकती है कि ग्रीन बॉन्ड को प्रोत्साहित करके सरकार जलवायु परिवर्तन परियोजनाओं के प्रमाणीकरण के लिए सिद्धांतों और मानकों को तैयार करने हेतु प्रयास कर सकती है। ग्रीन बॉन्ड जारीकर्ता के दृष्टिकोण से यदि किसी देश का नीतिगत ढांचा परियोजनाओं को हरित के रूप में टैग करने के लिए प्रत्यक्ष वित्तीय या नियमों के अनुपालन संबंधी प्रोत्साहन प्रदान करता है, तो इससे वित्त पोषण की विधा के रूप में ग्रीन बॉन्ड को भी प्रोत्साहन मिलेगा। ग्रीन यूज ऑफ प्रोसीड्स बॉन्ड जारीकर्ता के लिए सहायक प्राप्त आय का उपयोग हरित परियोजनाओं के उपयोग पोर्टफोलियो के लिए किया जा सकता है। जारीकर्ता उपयोग का परिभाषित करता है और ट्रैक व रिपोर्ट करने के लिए आंतरिक परियोजना प्रक्रिया को स्थापित करता है। इसे कभी कभी कारपोरेट ग्रीन बॉन्ड के रूप में भी बता दिया जाता है। ग्रीन यूज ऑफ प्रोसीड्स रेवेन्यू बॉन्ड जारीकर्ता के लिए असहायक, इसे आमतौर पर पोर्टफोलियो बॉन्ड के रूप में उद्धृत किया जाता है। बॉन्ड धारकों के पास चयनित परियोजनाओं की नकदी प्रवाह, राजस्व प्रवाह, शुल्क, कर आदि जमानत के तौर पर रखने का विकल्प होता है। आय का उपयोग संबंधित या असंबंधित हरित परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। उपयोग को जारीकर्ता द्वारा घोषित और ट्रैक किया जाएगा। ग्रीन प्रोजेक्ट बॉन्ड एक या एक से अधिक हरित परियोजनाओं के लिए इसके लिए जारीकर्ताओं को संभावित सहयोग के साथ या उसके बिना परियोजना से जुड़ा जोखिम सीधे निवेशक का जोखिम माना जाता है। ग्रीन सिक्योरिटाइज्ड बॉन्ड एक या एक से अधिक विशिष्ट परियोजनाओं द्वारा जमानती बॉन्ड, जिसमें आई बॉन्ड हो गया, एबीएस हो गया और अन्य संरचनाएं शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है। पुनर्भुगतान का पहला स्रोत आमतौर पर परिसंपत्तियों का नकदी प्रवाह होता है। उदाहरण के लिए इस प्रकार के बॉन्ड रूफ टॉप सोलर पीवी के एसेट टैग्ड सिक्योरिटाइजेशन और ऊर्जा दक्ष परिसंपत्तियां शामिल होती हैं। फ्रेंड्स, आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन, अदरवाइज डिसलाइक का बटन दबाकर हमें अपना सुझाव ज़रूर प्रस्तुत करें। नमस्कार, जय हिंद।